हेलो बच्चों। आज हम लोग अकाउंट का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो कॉपी पेन उठा लीजिए और दिमाग की बत्ती ओपन कर लीजिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं डिप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन का हिंदी में मतलब क्या होता है, मूल ह्रास। मतलब किसी भी बिजनेस या प्रोफेशनल में जब कोई संपत्ति काम में ली जाती है तो उसको कम से कम लाने की वजह से या उसके पुराने होदे तक उसमें काम में लेने के जब हम लेते हैं तो इस वजह से उसके पुराने होते होते तक धीरे धीरे उसके जो मूल होता है, जो वैल्यू होती है, तो उसमें कमी हो जाती है। और यही कमी जब संपत्ति की पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है तब एक बिजनेसमैन उसके स्थान पर दूसरी संपत्ति लाकर रखता है, खरीदना पड़ता है। तो इसके लिए वो क्या करता है, इस जो प्रोसेस होता है बिजनेस सही तरीके से चले तो इसके लिए जो संपत्ति का यूज, आप कोई बिजनेस सिर्फ या प्रोफेशनल करते हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप डिप्रिसिएशन के खर्च को क्लेम करें। कैसे करेंगे क्लेम? डिप्रिसिएशन का खर्च आपके द्वारा के केस में किए जाने वाले खर्च नहीं हैं। आपके स्क्रीन पे मैंने कुछ कंटेंट शेयर किए हुए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हमारे टॉपिक होता है मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन। तो मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन में जब हम कोई व्यवसाय चालू करते हैं तो उसमें अचल संपत्ति का उपयोग किया जाता है। अचल संपत्तियों में भवन, उपकरण आदि होते हैं। प्रारंभ में इन संपत्तियों की स्थापित करने में जो कीमत देनी पड़ती है, कुछ समय उपयोग के बाद इनके विक्रय में उतनी राशि प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज हो जाते हैं। तो इनके जो होता है, जिसके कारण संपत्ति के मूल्य में स्थायी कमी आ जाती है और यही कमी एक्चुअल में मूल ह्रास होती है, जिसे हम लोग कहते हैं डिप्रिसिएशन। तो मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन इज कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, कैरेक्टर ऑफ डिप्रिसिएशन। तो सबसे पहले पॉइंट होता है स्थायी संपत्ति से संबंधित। तो इस टॉपिक को हम लोग एनालाइज करते हैं। मूल ह्रास का संबंध केवल स्थायी संपत्ति से होता है, चल अथवा अचल संपत्ति से नहीं होता है। सेकंड, पुस्तकीय मूल्य से संबंध। मतलब मूल ह्रास का संबंध संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य, बुक वैल्यू अथवा हिसाब की पुस्तकों में लिखे गए मूल्य से है, ना कि बाजार अथवा विक्रय मूल्य से है। तीसरा टॉपिक, संपत्ति के मूल्य में नेक्स्ट पॉइंट, संपत्ति के मूल्य में नियंत्रण कमी। मूल ह्रास स्थायी संपत्ति के मूल्य में नियंत्रण या आने वाली कमी को प्रकट करता है। अब संपत्ति के मूल्य में स्थायी कमी, मूल ह्रास के कारण संपत्ति के मूल्य में स्थायी कमी आ जाती है, जिसे किसी भी प्रकार से पूरा किया जाना संभव नहीं होता है। संपत्ति की उपस्थिति, मूल ह्रास व्यवसाय में स्थायी संपत्ति की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है, चाहे उसका प्रयोग हो अथवा ना हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, डिप्रिसिएशन के उद्देश्य। आपके स्क्रीन पर मैंने टॉपिक कर दिया है कि डिप्रिसिएशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और चलिए हम लोग देखते हैं कि मूल ह्रास की आवश्यकता क्यों पड़ी। किसी संपत्ति के संबंध में ह्रास के लिए आयोजन करने की आवश्यकता कब होती है? लाभ हानि का सही निर्धारण करने के लिए। क्या होता है, जब स्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी वित्तीय वर्ष के लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में दर्शाई जाती है, इससे वर्ष का वास्तविक लाभ ज्ञात होता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो मशीन के घिसावट से उत्पन्न हानि की गणना नहीं हो पाएगी और अशुद्ध लाभ और सही उसकी वैल्यू भी पता नहीं चल पाएगी, क्योंकि संपत्तियों का प्रयोग व्यापारिक कार्य में किया जाता है। ह्रास को व्यापारी व मानक लेखा करना आवश्यक होता है सही आर्थिक स्थिति के लिए।
भी मूलह्रास का आवश्यकता होता है। व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान चिट्ठे में दर्शाए गए विवरण से होता है। यदि संपत्ति जैसे मशीन का वैल्यू चिट्ठे में बिना ह्रास घटाए दर्शाया जाए और इस आवश्यकता लाभ हानि खाते में नहीं किया जाए तो व्यापार का चिट्ठा आर्थिक स्थिति नहीं बताएगा, जबकि वास्तविक में वह दिखावा होगा कि मशीन या संपत्ति पुरानी होने के बाद कम कीमत की हो जाती है, इसलिए इसके मूल्य की कमी को व्यवस्थित ह्रास के रूप में की जानी चाहिए। टू प्रोवाइड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। व्यापार में जितनी भी कीमत की संपत्ति का प्रयोग किया जाता है वो कुछ समय के बाद कार्य करना बंद कर देती है या चलन से बाहर हो जाती है या दुर्घटना से पूर्ण नष्ट हो जाती है। जब व्यापारी के सामने यह समस्या उत्पन्न हो जाती है तो इतनी बड़ी अचल संपत्ति के क्रय हेतु जहाँ से जुटाए गए रकम व्यापारी निकाले तो व्यापार का आर्थिक संकट आ सकता है। इसलिए संपत्ति के जीवन काल में ही लाभ में थोड़ी थोड़ी रकम निकालकर बड़ी रकम व्यापारी इकट्ठा कर लेता है और इस आवश्यकता पड़ने पर तुरंत बिना किसी परेशानी के यंत्र या संपत्ति को प्रतिस्थापन कर सकता है। कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएशन। ये दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल कॉस्ट और दूसरा एक्सटर्नल कॉस्ट। मूलह्रास की उत्पत्ति के कारण क्या हो सकते हैं? संपत्ति का निरंतर प्रयोग मूलह्रास का कारण है। मूल पदार्थ की समाप्ति हो जाना भी मूलह्रास की उत्पत्ति का कारण हो सकता है। मार्केट की वैल्यू का गिरना मूलह्रास का कारण है। समय का व्यतीत होना भी मूलह्रास की उत्पत्ति का कारण है। दुर्घटना के कारण भी मूलह्रास होता है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।